मघा तक हुआ था ना। जी अब उत्तरा फाल्गुनी, सॉरी पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र, ठीक है। जी सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी ये उग्र नक्षत्र है, ठीक है। अलग अलग शास्त्रों में, मतलब ज्योतिष के ये अलग अलग जो शास्त्र बताए गए हुए हैं, जी अलग अलग जिनकी जो संहिताएं हैं उसमें अलग अलग नाम से आया हुआ है। उग्र को कुछ और कहा है, फिर तीक्ष्ण को कुछ और कहा है, लेकिन चीज़ें और मीनिंग वही है, ठीक है। तो जी पूर्वा फाल्गुनी को उग्र उग्र नक्षत्र में उग्र लेते नक्षत्र। हैं। कर्ण रोग, शिरोरोग, ज्वर और वेदना। कर्ण रोग मतलब कान से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होंगी सारी। सिर से। उग्र मतलब कि बहुत तीव्र लक्षण लेकर आएगा। और शिरोरोग, शिरोरोग मतलब ये वाला रीजन यहाँ से फ्रंटल, ये पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये पूरा बोन के अंदर जो भी आएगा ये शिर हो गया, ठीक है। ब्रेन का। हाँ, और कहीं कहीं हेड अगर बोल दिया गया हुआ है तो ये पूरा पार्ट ऊपर का आ जाता है। लेकिन जबकि कर्ण रोग अलग से गिनाया गया हुआ है, इसलिए ये यहाँ से लेंगे पूरा शिरोरोग, ठीक। जी इसमें शिरोरोग में कोई भी चीज़ हो सकती है, केवल तीव्र लक्षण वाली होनी चाहिए। ज्वर भी अगर इन लोगों के होगा तो नॉट अ सिम्टम, ये डिजीज़ लाइक आएगा। तेजी से। हाँ, ज्वर जो है एक सिम्टम भी है व्याधि का, मतलब ये लाक्षणिक आके चला जाता है, जी या फिर कोई और व्याधि का लक्षण लेकर आता है, और एक व्याधि के अनुसार आता है, मतलब ढेर सारा वो केवल ज्वर ही रहेगा, काफ़ी कंटिन्यू तक रहेगा, विदाउट एडिंग एनी अदर डिजीज़ और एनी अदर डिजीज़ सिम्टम, ठीक है। अगर वो केवल और केवल ज्वर आता है तो वहाँ पे वो व्याधि हो जाती है। कोई और अगर व्याधि जुड़ी होती है तो वहाँ पे एज अ सिम्टम आता है। यहाँ उग्र नक्षत्र में आ रहा है, इस वजह से टोटल केवल ज्वर रहेगा, लेकिन काफ़ी कंटिन्यूटी ज़्यादा रहेगी। चेंज भी हो सकता है, मतलब कि पैटर्न वाइज भी आते हैं, जिसको विषम ज्वर कहते हैं। रिज्यूम्ड, यस। वेदना, वेदना, शूल, पीड़ा, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, इसमें जी मतलब पेन ही रहेगा, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे अगर शूल कह दिया गया केवल और केवल आयुर्वेद में, तो वहाँ पे उदर शूल लेते हैं। वेदना यहाँ पे सर्वांग वेदना है, कहीं भी कोई भी पीड़ा होगी या सारे बॉडी में एक साथ में पीड़ा स्टार्ट होगी, लेकिन वो तीव्र होनी चाहिए, तीक्ष्ण, एकदम नॉट बियरिंग कैपेसिटी, ऐसा टाइप होना चाहिए, ठीक है। अगर इस नक्षत्र में अगर कोई व्याधि स्टार्ट होती है तो 8, 5 या 30 दिन तक रहती है, और कभी कभी इस नक्षत्र में रोग 1 वर्ष तक रह जाता है, मतलब या 1 ईयर तक पूरा। पूर्व फाल्गुनी का बता रहे। जी चरक संहिता इंद्रिय स्थान में आपको अरिष्ट लक्षण बताए जाएंगे। अरिष्ट मतलब अरिष्ट। मृत्यु सूचक चिन्ह, जी या डिजीज जो सूचक चिन्ह है, मतलब डिजीज़ में कौन की सीवियरिटी वाले कितने हैं, वो सारे चिन्ह बताए गए, लक्षण बताए गए हैं, पेशेंट में क्या क्या देख के, या इन्वायरमेंट को देख के, इंस्ट्रूमेंट को देख के, वहाँ भी ये टाइमिंग नोट की गई हुई है। जैसे कौन सी व्याधि का क्या लक्षण अगर दिख गया, व्याधि की लक्षण तो आएंगे ही, जी उसके साथ में कुछ और पैटर्न होते हैं। अगर उसके साथ में वो व्याधि आई है या उस लक्षण को दिखा रहा है वो पेशेंट व्याधि के लक्षण के अलावा, तो वो अरिष्ट लक्षण है। अरिष्ट मतलब कि मृत्यु डेफिनेटली होनी है, किस किस मृत्यु दिन पे जानी। होनी है, किस किस टाइम पे होनी है, ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ। या एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब मैं इसलिए ये बता रही हूँ अरिष्ट लक्षण का, जी कि नक्षत्र का अपने आयुर्वेद में कहीं मेंशन जरूर है, इसीलिए दोनों को मैं बार बार कोरिलेट कर रही हूँ। जी जो दूत हैं, पहले दूत आते थे, दूत आते थे, वो बताते थे कि वो फला गांव में एक पेशेंट बीमार है, तो वैद्य के पास में जाते थे और वैद्य लेके जाते थे उनको, जी मतलब वैद्य को दूत लोग लेके जाते थे या वैद्य के साथ में जाते थे। दूत के आने का समय, दूत के कपड़े, बोलने की स्टाइल, और दूत के प्रवेश के समय वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता था वैद्य का, एवरीथिंग वॉज रिलेटेड विद दैट पेशेंट, कि उसका योग क्या बन रहा है। जी यहाँ तक भी उन्होंने मेंशन किया है, अगर दूत ने फटे कपड़े पहने आए हुए हैं तो भी उससे रिलेट कर सकते हैं कि व्याधि ठीक होने लायक है कि नहीं। ये आपकी चरक संहिता इंद्रिय स्थान में बताया हुआ है, ठीक है। एनवायरनमेंट, अगर वो गोधूली वेला या फिर एकदम मॉर्निंग में आया हुआ है, या आते आते बारिश बहुत तेज़ से होने लगी, तो उन सब का भी वहाँ पे मेंशन हुआ है, जिस व्याधि के बारे में, जिस पेशेंट के बारे में लेकर आया हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें वो लेकर आता है क्या, उस व्याधि से रिलेटेड सिम्टम्स,
यही चीज़ नक्षत्रों से भी रिलेटेड है, यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट से भी रिलेटेड है, ठीक है, यही चीज़ योग से भी रिलेटेड, यही करण से भी रिलेटेड है, पूरी कुंडली पढ़ते वक्त ये सब रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तरा फाल्गुनी। ये नक्षत्र में पित्तज ज्वर होता है। ज्वर के कितने टाइप्स बताए हुए अपने आयुर्वेद में? 8 टाइप बताए हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे टाइप बताए, फिर धातुजगत ज्वर है, फिर विषम ज्वर है, फिर उसके बाद फिर ये अलग अलग स्थान पे ये ऑर्गन से रिलेटेड जैसे कर्णमूली ज्वर हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की, बहुत सारे ज्वर हैं, ठीक है। 8 प्रकार के ज्वर वैसे बताएं, उसमें से पित्तज ज्वर है, मुख्यतः 8 हैं। हाँ, पित्तज ज्वर मतलब कि पित्त दोष उसमें डोमिनेंट रहेगा। तो पित्त के कौन कौन से गुण बताए जाते हैं? मोस्टली हीटिंग प्रॉपर्टी रहती है, दाह और अति तृष्णा, अति तृट बताया हुआ है ना आयुर्वेद में, तो ये सारे पित्तज ज्वर से रिलेट करेंगे, ठीक है। अस्थि भंग मतलब यहाँ पे फ्रैक्चर जरूर रहता है, फ्रैक्चर पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में अगर पेशेंट जन्मा हुआ है, फ्रैक्चर की हिस्ट्री जरूर रहती है उसकी, या फिर उत्तरा फाल्गुनी से रिलेटेड अगर उसका कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो फ्रैक्चर जरूर, अस्थि भंग जिसको कहते हैं, क्रैक जरूर होगा। भंग का अर्थ होता है उस जगह पे टूट जाना, और अस्थि अगर बोला हुआ है तो बॉडी की कोई भी अस्थि हो सकती है, मे बी हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है, या टोटली ब्रेकेबल हो सकता है, या कंप्रेस भी हो सकता है, कोई भी टाइप का भंग होगा, लेकिन अस्थि भंग होगा। सर्वांग पीड़ा यहाँ इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया हुआ है, सर्वांग पूरी बॉडी में पीड़ा, ठीक है। और एक चीज़ और देख सकते हैं, पित्तज ज्वर में भी सर्वांग पीड़ा रहेगी, सर्वांग दाह रहता है, आइज बर्निंग रहती है, प्यास ज़्यादा लगती है, और बुखार रहेगा तो ठंडा कुछ पीना नहीं है, लेकिन उनको शीत कुछ खाने और पीने की इच्छा होती है, जस्ट अपोजिट, ठीक। फिर अस्थि भंग में देखें तो भी जो है एक बोन नहीं दर्द होता है, वहाँ पूरी बॉडी पेन करने लगती है उनकी, ठीक है, लगता है सब कुछ पेन हो रहा है, जब तक कि वो वहाँ पेशेंट है, अच्छा, जब तक कि वहाँ की ट्रीटमेंट ना हो, जैसे लगता है पूरी बॉडी ही पेन हो रही है, क्योंकि शरीर तो अलग से जुड़ा नहीं है, शरीर के अंग तो अलग से जुड़े नहीं हैं। हाथ की उंगली में भी अगर दर्द हुआ तो मन तो कष्ट होगा ही, कहीं अलग से तो आपने उंगली खरीद के लगाई नहीं हुई है, तो सारे शरीर और मन सब कनेक्टेड रहते हैं, कहीं भी पेन होता है तो अपने आप को कहीं लगने लगता है। सर्वांग पीड़ा ये तो होनी ही होनी है, ठीक है। इस नक्षत्र में यदि रोग होगा तो 7, 15 और 27 दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है, 7 या फिर 15 या फिर 27, ठीक है। अब आते हैं हस्त नक्षत्र पे, इस बार 3 नक्षत्र ले रहे हैं, ठीक है। हस्त नक्षत्र क्षिप्र होता है, हाँ, पूर्व उत्तरा फाल्गुनी स्थिर नक्षत्र होता है। स्थिर मतलब कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, अभी हस्त वाले बादे में आएंगे, लेकिन ये जो है जो कंटिन्यूटी मतलब वो बहुत दिन तक बना रहेगा। अस्थि भंग है तो 3 महीने से कम लगेगा नहीं जुड़ने में। सर्वांग पीड़ा भी अगर हुई है तो इनको काफ़ी दिन तक रहेगी। मैम कह सकते हैं याप पे व्याधि हुई, याप पे अभी इसको मत लो, जो अपने आयुर्वेद में सुख साध्य और कृष्ण साध्य याप और अनुरूपक क्रम में बताया गया उसको अभी साइड में रखो, क्योंकि उसका रिलेशन कहीं और है, ठीक है। ये अभी 27 नक्षत्र के जो क्षिप्र, मृदु, चर, मिश्र ये सब बताए हुए, इसका रिलेशन कहीं और जाएगा, ठीक है। हस्त नक्षत्र क्षिप्र होता है जैसे पुष्य नक्षत्र था, सब कुछ फास्ट फास्ट होगा। उदर शूल भी है तो थोड़ी देर होके बंद हो जाएगा, या ये वाले ऐसे पेशेंट होते हैं कि कभी होता है कभी नहीं होता, या हुआ था लेकिन उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है कोई, जबकि उनको कोई भी मतलब टेस्ट में उनको बड़ी कुछ निकली ही होगी, चाहे मेगैली निकला हो या फिर वहाँ से रिलेटेड कुछ अल्सरेशन भी निकला होगा जो पेन कॉज कर सकता है, फिर भी इनको क्षिप्र नक्षत्र से रिलेट होने के कारण इनका क्या होता है, कहते हैं नहीं हल्का सा ही पेन, उतना ज़्यादा नहीं पेन है, ठीक है। फिर मंदाग्नि, मंदाग्नि बहुत ख़राब चीज़ होती है लेकिन मोस्टली अवॉइडेबल होती है फॉर एवरी पर्सन, मतलब अगर किसी को भी मंदाग्नि हुई तो कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि आई एम सफरिंग विद द इंडाइजेशन, इट्स ओके टाइप चीज़ है। तो एक क्षिप्र नक्षत्र है, इसको लोग केयर भी नहीं करते हैं जब तक ये बिग व्याधि में कन्वर्ट नहीं हो जाती है,
और आचार्य अष्टांग हृदय में भी यही बोला हुआ है, वाग्भट ने भी यही बोला हुआ है कि जितनी भी व्याधियाँ सब मंदाग्नि से ही स्टार्ट होती हैं, है ना। अन्य उदर रोग भी जो है इसी से ही संबंधित होते हैं, जितने अन्य रोग हैं एक क्षिप्र नक्षत्र से संबंध रखते हैं। मेनली कह सकते हैं ये हस्त नक्षत्र उदर रोग से रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा उदर रोग से ऐसा आप मतलब कोरिलेट मत करिए, ठीक है। और भी जैसे ये तो मैंने एक शास्त्र निकाल के या कहीं कहीं से कलेक्ट करके, हो सकता है मेरी तरफ से कोई शास्त्र छूट गया हो, उसमें और भी व्याधियाँ इसमें मेंशन होंगी, है ना। लेकिन अगर हस्त नक्षत्र से व्याधि कोई रिलेट करेगी तो उदर से रिलेटेड रहेगी, मंदाग्नि से रिलेटेड रहेगी, उदर विकार रहेगा, उदर शूल रहेगा, उदर पीड़ा होगी, ठीक है। और ये 7, 8, 9, 15 इतने दिन तक रहेगा ही रहेगा। अच्छा, ये भी तो दिन ज़्यादा हैं, 7, 8, 9, 15 ये भी दिन तो ज़्यादा है, तो क्षिप्र कहाँ से हुआ, ये भी तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये इस व्याधि के लिए क्षिप्र है, समझ में आया। बहुत कम समय में ही ये निपटा देता है, सही हो जाएगा। कभी कभी इस रोग की पुनरावृत्ति भी होती है, मतलब बार बार रिपीट भी हो जाएगा। उदर शूल जल्दी जाता नहीं है, अगर क्षिप्र नक्षत्र में हुआ तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने देखा हुआ है पेशेंट्स, उसमें रिपीट ज़रूर होगा, ठीक है। जब इसके नक्षत्र वृक्ष के बारे में जब मेंशन होगा यहाँ पे, जब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के ये ख़त्म होने के बाद सीरीज़, तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी व्याधियाँ हैं वो नक्षत्र वृक्ष जो बताए गए हुए हैं वो उसके ट्रीटमेंट स्वरूप हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये समाप्त करते हैं, ठीक है।